सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। इस वक्त आप देख रहे हैं द रूबिका लियाकत शो। इजराइल से लौट आई हूं, स्टूडियो में आकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जो खबरें सामने आई हैं उसे देखकर चिंता हो रही है। आज आपको द रूबिका लियाकत शो में क्या कुछ दिखाने वाले हैं, पहले तो ये बता देती हूँ। आज मोइत्रा का पूरा मैटर क्या है ये आपको बताना है। सांसद मोइत्रा के सवालों में क्या छिपा हुआ है, जो सवाल उन्होंने संसद में पूछे थे। सांसद के लेटर से कैसे घिर गई है महुआ मोइत्रा, आज आप ये जानने वाले हैं। इंडिया गठबंधन में नई तकरार कैसे खड़ी हो गई है, अखिलेश यादव क्यों कांग्रेस से नाराज हो गए, सीट बंटवारे पर गठबंधन में कैसे घमासान मचा है, ये भी आप जानेंगे। बुलंद भारत की नई तस्वीर देखेंगे। नमो भारत से नई रफ्तार बढ़ी है, नई रफ्तार अगर बढ़ी है तो तरक्की कैसे बढ़ जाएगी, आज इसका एनालिसिस होगा। और फिर नवाज की एंट्री कहाँ, पाकिस्तान में जश्न हो रहा है। इमरान खान की इससे टेंशन बढ़ गई है। नवाज के आने से कैसे सियासी गणित बदल सकता है और क्या वाकई बदलेगा, ये भी आप जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सवाल से करूंगी शुरुआत। मान लीजिए कि आप ऐसे एक पद पर बैठे हैं जहां आपकी जिम्मेदारी है या आपके जिम्मे करीब 12 लाख वोटर्स की बेहतरी को सर्वोपरि रखना है। आप देश की संसद में 12 लाख लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं आप। तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी, ये सवाल है मेरा आपसे। आपकी प्राथमिकता होगी इन 12 लाख लोगों के हक की लड़ाई लड़ने की। इनकी जो जरूरत है, इनकी जो नेसेसिटीज है, इनकी जो बुनियादी परेशानी है, वो सवाल संसद में रखने की जरूरत इस बात की होगी कि संसद में उठकर उन 12 लाख लोगों ने जिन्होंने आपको उनका प्रतिनिधि चुना है, जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी तकलीफों को, वो किस तरीके से परेशान हैं, वो उस सदन में रखना। आपके इलाकों के, आपके उस इलाके के लोगों का विकास आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए ना। यही काम होता है एक सांसद का। आदर्श स्थिति में यही तो होता है। लेकिन एक सांसद के तौर पर आप देश से जुड़े मुद्दे क्या नहीं उठा सकते? उठा सकते हैं। पॉलिसी, सरकार के कामकाज पर सवाल नहीं पूछ सकते? अरे बिल्कुल पूछ सकते हैं। उसका भी तो इनडायरेक्टली आप ही के इलाके से, कॉन्स्टिट्यूएंसी से कहीं ना कहीं लेना देना है। आपको पूछना चाहिए उन सवालों को भी। लेकिन बावजूद उसके प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? आपके क्षेत्र की जनता की समस्या पर बात करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। उसमें आप कुछ और सवाल देश की नीति के, सरकार की पॉलिसीज को लेकर अगर पूछना चाहते हैं तो कोई नहीं रोकता है, वो भी पूछना चाहिए। क्योंकि जब देश तरक्की करेगा तो आपका इलाका तरक्की करेगा। लेकिन अगर आपका इलाका खालिस तौर पर तरक्की करेगा तो देश की तरक्की में उसका साथ होगा ही। क्योंकि भाई उसी इलाके के वोट से तो आप संसद तक पहुंचे हैं। अब एक खबर पिछले कुछ दिनों से आप सुन रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से सांसद महुआ मोइत्रा एक खास बिजनेसमैन के फायदे के लिए लोकसभा में सवाल पूछ रही थी और इसके बदले उन्हें महंगे गिफ्ट से लेकर तमाम आर्थिक फायदे दिए जा रहे थे। इन आरोपों को उस व्यापारी यानी हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ दर्शन हीरानंदानी ने कबूल कर लिया है कि हां, उन्होंने महुआ मोइत्रा की जगह खुद ये सवाल पूछे और अब मामला संसद के एथिक्स कमेटी के पास चला गया है। जो होगा वो एथिक्स कमेटी की तरफ से होने वाला है, वो तय करेगी। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि महुआ मोइत्रा कौन से सवाल उठाती रही है जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है। आज हम उन सवालों की लिस्ट आपके सामने रखने वाले हैं। ये सवाल हम लेकर आए जो बतौर सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में साल 2019 से उठाए हैं। इन सवालों के माने क्या है, आज आपको ये बताते हैं। महुआ मोइत्रा ने सवाल जो पहला पूछा था वो पूछा था जुलाई 2019 में। ये मेरे पास उसकी कॉपी है, ठीक है। यानी सांसद बनने के महज 2 महीने बाद सवाल था प्रदीप पोर्ट से लेकर, ठीक है। ये पहला सवाल था। अब ये प्रदीप पोर्ट का मामला क्या है, पारादीप पोर्ट का मामला क्या है, ये आप समझ लीजिए। पारादीप पोर्ट को लेकर जब सरकार ने बिड यानी ठेका निकाला तो इसे हीरानंदानी ग्रुप ने जीता और वो इस पर काम को कर ही रहे थे और इसके आगे जो है वो काम करता रहा। इसके बाद धामरा पोर्ट पाइपलाइन का ठेका निकाला गया। इस बार ये ठेका मिला अडानी ग्रुप को। यानी महुआ मोइत्रा के सवाल के जरिए हीरानंदानी ग्रुप ये पता करना चाहता था कि उस धामरा पोर्ट का काम
उसे क्यों नहीं मिला है? पहले ही सवाल का संबंध हीरानंदानी ग्रुप से है। जो सवाल पूछे गए वो मैं आपको पढ़कर सुना देती हूं एक बार फिर से। ये सवाल है, Will the Minister of Petroleum and Natural Gas be pleased to state whether Gas Authority of India (GAIL) has entered into an MOU with Paradip Port Trust on 26/10/2013 to set up rupees 2,485 crore gas terminal, but in March 2015, GAIL arbitrarily decided to drop this floating storage and regasification unit project? If so, the details thereof, whether GAIL or IOCL signed an agreement with a private entity to take 11% and 38% in Dharma Port, under which the two PSU will have capital expenditure of 34,500 crore compared to the capital expenditure of 2,485 crore in Paradip Port. If so, the detail thereof and the reason therefore. अब ये पहला सवाल जो है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन दो लोगों में था, अडानी और हीरानंदानी ग्रुप में, और उसी को लेकर ये सवाल हुआ। बकायदा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फिर इस पर जवाब दिया। नवंबर 2019 में महुआ मोइत्रा ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को लेकर सदन में फिर सवाल पूछा, और आपको मालूम है जब ये सवाल पूछा गया उसके अगले दिन हीरानंदानी ग्रुप की टेलीकॉम कंपनी योट्टा ने जियो से जुड़े एक अधिकारी को हायर कर दिया। इस सवाल में महुआ मोइत्रा ने क्या डेटा मांगा है आपको पता है? महुआ ने अपने दूसरे ही सवाल में सरकार से 3 साल में देश भर में हुए कॉल ड्रॉप और बेहतर वॉइस क्वालिटी कॉल के आंकड़े मांगे हैं, और वो भी हमारे पास मौजूद है। ये देखिए, The statistics on the quality of service provided by the telecom service providers (TSPs) in the country during each of the last 3 years, state UT-wise and TSP-wise. Statistics on call drop rate and call with good voice quality rate in terms of percentage, state UT-wise and TSP-wise. और उसके बाद सवाल के पूछने के बाद ये आर्टिकल देखिए, सेम उसी दिन का आर्टिकल है। मनीष इसरानी joins Yotta as head of IT operations and engineering and CIO. ये जो थे इसरानी साहब, ये पहले जियो में कार्यरत थे। कोइंसिडेंस देख रहे हैं आप? ये आंकड़े आने के अगले ही दिन हीरानंदानी ग्रुप ने जियो के एक अधिकारी को हायर किया। यानी इस सवाल का सीधा ताल्लुक किससे था आप समझ सकते हैं, और दोनों के प्रूफ भी मैं आपके सामने रख रही हूं। सवाल पूछा गया 20 नवंबर 2019 को, और खबर आई कब? 20 नवंबर। और ये तारीख भी आपको बता दी, ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल की तारीख देख लीजिए, नवंबर 20 2019। देख पा रहे हैं हम या नहीं देख पा रहे हैं? ये देखिए, वो ठीक से प्रिंट नहीं है पर आप देख लीजिए, नवंबर 20 2019 को ये आर्टिकल आया है। और जो ये सवाल पूछा गया है वो कब पूछा गया है? 20 नवंबर 2019 को। महुआ मोइत्रा, टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ सवाल और टेलीकॉम इंडस्ट्री में ही सबसे बड़ा उलटफेर। 20 नवंबर का सवाल, 20 नवंबर की बड़ी खबर। कहाँ से सवाल ये पूछा जा रहा था और क्यों? इसका फ़ायदा किसको मिल रहा था और कौन उठा रहा था? और आप देखते जाइए, इसके अगले दिन यानी 21 नवंबर 2023 को महुआ मोइत्रा ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को लेकर लोकसभा में सवाल पूछा। सवाल क्या था? तीसरा सवाल था कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को लेकर। द डिटेल्स ऑफ द करंट कार्गो throughput volume and revenue of Kolkata Port Trust cargo wise, and the steps being taken by Kolkata Port Trust to ensure that the entire waterfront along the Hooghly is being encouraged for port development. Will the Minister of Shipping be pleased to state? पहले टेलीकॉम मिनिस्टर और फिर उसके बाद, और ये देखिए सब कुछ है, ये पूरा डेटा, ये सरकार की तरफ से आंसर आया है। ठीक है, ये तो सवाल पूछा गया और ये आंसर आया है, और ये आंसर आपके सामने है। और ये जो सवाल है वो 21 नवंबर 2019 को पूछा गया है, और फिर उस कोलकाता पोर्ट पर कौन डील कर रहा है? कोलकाता पोर्ट इंक्स MOU विथ हीरानंदानी ग्रुप। व्हाट अ कोइंसिडेंस।
मतलब फरवरी 2021 23 तारीख को ये खबर आती है। एक साल के अंदर का ये मामला है, लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन देखिए आप कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का। पहले चेक करते हैं पूरा रेवेन्यू क्या है, कैसा है, और उसके बाद खबर आती है कि कोलकाता पोर्ट इंक्स MOU विथ हीरानंदानी ग्रुप। व्हाट अ कोइंसिडेंस। कोलकाता पोर्ट के लिए सरकार की क्या योजना है, सरकार इससे कितना रेवेन्यू जनरेट करती है, अपना जवाब दाखिल किया जाता है। जवाब आपने देखा, जानकारी मिलती है रेवेन्यू को लेकर, और उसके बाद क्या होता है 23 फरवरी 2021 को हीरानंदानी ग्रुप कोलकाता पोर्ट के साथ MOU साइन कर लेता है या करता है, ये खबर आती है। प्रश्न का संबंध होगा कि नहीं होता है, ये तो मैंने आपके सामने रख दिया है। हमें लगा है कि हो सकता है महज इत्तेफाक हो, लेकिन महुआ ने अगला सवाल पूछा 3 दिसंबर, चौथा सवाल 3 दिसंबर 2019 को अगला सवाल जो पूछा था। और यह सवाल क्या था? बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा के लिए भारत सरकार कितने चेक पोस्ट बना रही है। इसी से जुड़ा दूसरा सवाल था कि भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रकों की आवाजाही को लेकर सरकार की योजना क्या है। अब यह सवाल सुनकर आपको लगेगा कि ये तो बंगाल की सीमा की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है ना भाई रुबिका, इसमें क्या किसी को दिक्कत हो सकती है। तो आप जान लीजिए हीरानंदानी ग्रुप का बांग्लादेश में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है। यह आर्टिकल इसी से जुड़ा हुआ देख लीजिए, मिंट का आर्टिकल। एच एनर्जी साइंस, यानी एच क्या है, हीरानंदानी एनर्जी। हीरानंदानी एनर्जी साइंस MOU विथ पेट्रो बांग्ला फॉर सप्लाई ऑफ रीगैसिफाइड LNG टू बांग्लादेश। यह आर्टिकल आप हीरानंदानी ग्रुप का बांग्लादेश में क्या निवेश है उसको लेकर देख सकते हैं। मतलब ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, ये तो कुछ और ही मामला लग रहा है, क्योंकि पहले ही 4 सवाल और चारों का रिश्ता हीरानंदानी ग्रुप से। वेरी इंटरेस्टिंग। अब आगे बढ़िए, 4 सवाल चारों का रिश्ता हीरानंदानी ग्रुप से। अब फरवरी 2021 में महुआ मोइत्रा की तरफ से पूछे गए एक और सवाल को देख लीजिए आप। लेट्स कम टू ईयर 2021। सवाल क्या था? भारत में 5G सेवाओं की क्या योजना है और 5G सेवा भारत में कब लागू की जाएगी। अब इस सवाल का भी रिश्ता हीरानंदानी ग्रुप से है। एक्चुअली ये सवाल पूछने से पहले ही हीरानंदानी ग्रुप की कंपनी योट्टा ने सैटेलाइट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रखा था, और हो सकता है कि इस सवाल के माध्यम से ग्रुप ये जानने की कोशिश कर रहा होगा कि उसके निवेश से उसे फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब एक और सवाल पर आते हैं, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, इसके साथ जो आर्टिकल्स हैं वो बता रहे हैं। ये देखिए, रश फॉर सैटकॉम मार्केट हीरानंदानी एंड बेंगलुरु बेस्ड वीनो कम्युनिकेशंस अप्लाई फॉर लाइसेंस। व्हाट अ कोइंसिडेंस। अब एक और सवाल देखते जाइए, फरवरी 2022 में आ जाइए। छठा, महुआ मोइत्रा ने एक बार फिर कोलकाता पोर्ट से जुड़ा एक और सवाल पूछा। सवाल था कि कोलकाता और पूरे पश्चिम बंगाल सहित देश भर में कितने बोट्स और जहाज पानी में फंस जाते हैं। इस सवाल का भी सीधा सरोकार हीरानंदानी ग्रुप से है। क्यों? क्योंकि कोलकाता पोर्ट का काम हीरानंदानी ग्रुप के पास ही था। इसके बाद आप 2023 में आ जाइए, 2023 में, और ये देखिए, उसके लिए मैं आपको ये बता दूं, यही वो गैसिफाइड LNG टू बांग्लादेश वाला इसके अंदर आर्टिकल जुड़ा हुआ है। अब आगे आइए आप, 16 मार्च 2023। मार्च 2023 में महुआ मोइत्रा ने पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय से एक सवाल पूछा। सवाल था कि गंगावरम पोर्ट के लिए IOCL और अडानी ग्रुप के बीच क्या करार है। अब इस सवाल की वजह भी जान लीजिए। गंगावरम पोर्ट के लिए अडानी ग्रुप के साथ ही हीरानंदानी ग्रुप भी रेस में था, लेकिन बाजी अडानी ग्रुप के हाथ लग गई, और इसीलिए महुआ मोइत्रा इस सवाल के माध्यम से उस डील की डिटेल्स जानना चाहती थी। शायद मतलब 2019 से लेकर 2023 तक साल दर साल आप महुआ के सवालों की लिस्ट को अगर खंगालें तो आपको साफ दिखेगा कि उनका हर सवाल व्यापारिक हितों से जुड़ा था, और उस सवाल में कहीं ना कोई लिंक हीरानंदानी ग्रुप से जुड़ता है। और ये सवालों की लिस्ट अब आपको देखनी चाहिए, और इन सवालों में आप देखिए, एक एक वॉल आपके सामने मैं रख रही हूं। जितने भी सवाल अब तक महुआ मोइत्रा ने पूछे हैं उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो लिंक है, ये देखिए, कोल माइन एलोकेशन, ये जो सवाल है लोकसभा में कितने पूछे गए हैं? 17 पूछे गए हैं। रीअसेसमेंट ऑफ इनकम, 17 सवाल पूछे, फाइनेंस से रिलेटेड है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से
धर्मा एलएनजी टर्मिनल से 17 सवाल। ये 17वीं लोकसभा में माफ कीजिएगा सवाल पूछे गए हैं, लेकिन किन किन बिंदुओं पर सवाल पूछे वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। ये सवाल नहीं है, ये 17वीं लोकसभा में कोल से जुड़ा सवाल है, फाइनेंस से जुड़ा सवाल है, फिर आप देखिए पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से जुड़ा सवाल है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से जुड़ा ये सब्जेक्ट है, वो कौन कौन से सब्जेक्ट है जिन पर सवाल पूछे गए वो आपके सामने हैं। ये देखिए फिर से, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, शिपिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, लॉ एंड जस्टिस, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, होम अफेयर, शिपिंग, कम्युनिकेशन, होम अफेयर्स, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, फाइनेंस, लॉ एंड जस्टिस, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, कम्युनिकेशन। ये वो सारे के सारे वो सवाल पूछे गए हैं जिनका डायरेक्ट जो है रिश्ता व्यापार से है। इन सवालों में 2020 के सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि कोरोना के कारण तब संसद लगभग नहीं चल रही थी। अब एक और सच्चाई जान लीजिए, 2019 से संसद में जाने के बाद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में कुल 62 सवाल पूछे, 62, लेकिन उन 62 सवालों में से एक भी सवाल उनकी लोकसभा से जुड़ा हुआ नहीं है। मतलब जिस संसदीय क्षेत्र की जनता ने महुआ को 6 लाख से ज्यादा वोट दिए, वहां के आम जनता के लिए, कृष्णा नगर की आम जनता के लिए महुआ मोइत्रा के पास एक भी सवाल नहीं रहा। लेकिन उनके सवालों की लिस्ट आप खंगालिए, जो हम बता रहे थे अभी। अधिकतर सवाल जो है वो पोर्ट से लेकर है, 5G नेटवर्क से लेकर है, LNG है, बांग्लादेश सीमा चेकपोस्ट जैसे मुद्दों पर हैं, और इन सब का सीधा ताल्लुक कहीं ना कहीं हीरानंदानी ग्रुप से जुड़ता नजर आ रहा है। और इसीलिए जो सवाल आज महुआ पर उठ रहे हैं वो उनके सवालों के तरीकों के कारण और गहरे होते जा रहे हैं। और ये सवाल इसीलिए आपके सामने रखना जरूरी था। एक सांसद को सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने का पूरा हक है, लेकिन एक सांसद का जो बड़ी जिम्मेदारी है वो उसके इलाके के लोगों की बेहतरी के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, कहाँ उनको दिक्कत आ रही है, वो सवाल। मतलब जो पहला सवाल है वो अधिकतर सांसद अपने इलाके से जुड़े हुए पूछते हैं, और महुआ ने जो पहला सवाल है वो आप देखिए हीरानंदानी ग्रुप से जुड़ा हुआ, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इससे जुड़ा हुआ सवाल। और अब ये पूरा मामला एथिक्स कमेटी के पास है। हम भी इंतजार करते हैं और देखते हैं कि जो आरोप महुआ मोइत्रा पर लग रहे हैं और जो कनेक्शन सीधे तौर पर नजर आ रहा है वो कितना सही है और कितना गलत। अब बढ़ेंगे हम आगे। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में यानी पटना, बेंगलुरु, मुंबई में 3 बैठक के बाद ये दावा हुआ था कि ये गठबंधन बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में एकजुट होकर लड़ेगा। बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ गठबंधन की विपक्षी पार्टियां मिलकर एक ही उम्मीदवार उतारेंगी। लेकिन तब राजनीति के जानकारों ने भविष्यवाणी की थी और क्या कहा था, ये गठबंधन नहीं टिकेगा। सुनिए। नए घमंडिया गठबंधन फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा है। स्वार्थ का गठबंधन, यहाँ न नीति है, न नेता है, न नीयत है। गठबंधन है ये, गठबंधन नहीं ठग बंधन है। कौन लोग इकट्ठे हो रहे हैं? ये जो ऑपोजिशन के अलायंस है ये भानुमति का कुनबा है। जैसा अंदाजा लगाया गया था वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। विस्तार से बात करूं इससे पहले एक सियासी किस्सा सुनाती हूं आपको। यूपी में खूब कहा जाता है, 90 के दशक में समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने मुलायम सिंह समाजवादी को कांग्रेस से गठबंधन की सलाह दी थी। तब मुलायम सिंह ने कहा था कि ये गलती कभी ना करना, बीजेपी अगर मजबूत होती है तो भी हम सियासी लड़ाई में बने रह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस अगर यहां मजबूत हो गई तो हमारा वोट बैंक खा जाएगी। इसीलिए जब तक समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह के हाथ में रही, उन्होंने कभी कांग्रेस से प्रत्यक्ष गठबंधन नहीं किया। लेकिन जब यह कमान अखिलेश यादव के हाथों में आई तो उन्होंने नेताजी की सलाह नहीं मानी। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन किया,
लेकिन दोनों पार्टियां बुरी तरह से हार गई। 2012 में जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग अलग लड़ रहे थे तो समाजवादी पार्टी ने 29.13% वोट और 2024 सीटें पाई थी, जबकि कांग्रेस 11.65% वोट 224 सीटें मिली थी और 28 विधानसभा सीटें किसे मिली? कांग्रेस को, और वोट परसेंटेज 11.65%। लेकिन जब 2017 में दोनों पार्टियों ने एक होकर चुनाव लड़ा तो दोनों की सीटें भी घट गई और वोट परसेंटेज भी। समाजवादी पार्टी को 21.82 यानी करीब 22% वोटों के साथ 47 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को 6.25% वोटों के साथ, वोट परसेंटेज के साथ केवल 7 सीटें मिली। अखिलेश ने बाद में यह माना था कि गठबंधन उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद अखिलेश यादव एक बार फिर इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नतीजा क्या हुआ, उनकी बात सुनिए। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है, और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में सीटों पर समझौते के लिए मीटिंग बुलाई, रात को 1-1 बजे तक बैठकों का दौर चला, लेकिन कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी और धोखा दे दिया। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से, हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं, पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जैसा कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में उनके साथ किया वैसा ही वो उत्तर प्रदेश में करेंगे, क्योंकि जिस तरह यूपी में कांग्रेस हाशिए पर है उसी तरह एमपी में समाजवादी पार्टी इस वक्त शुरुआत कर रही है और इसीलिए कांग्रेस इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को भाव नहीं दे रही। जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सीएम के दावेदार कमलनाथ से अखिलेश की नाराजगी के बारे में पूछा गया तो वो क्या बोले, उससे तल्खियां कैसे और बढ़ गई, वो आप इसी बयान से सुनिए। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने धोखाधड़ी की है। अरे भाई छोड़ो। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने धोखाधड़ी की है। अरे भाई छोड़ो। कमलनाथ का यह अंदाज बता रहा है कि उन्हें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के गुस्से की जरा भी चिंता नहीं है। इससे पहले जब मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन की पहली रैली का प्लान हुआ था तब भी कमलनाथ ने इस पर ब्रेक लगा दिया था। इंडिया ब्लॉक की यहाँ पे रैली होने वाली है और इंडिया एंड नहीं होने वाली। सर, इंडिया ब्लॉक की यहाँ पे रैली होने वाली है और इंडिया एंड नहीं होने वाली। तो अखिलेश और कांग्रेस के बीच तल्खियां बढ़ गई हैं, ये दिख रहा है। तल्खियां क्यों बढ़ रही है इस पर आगे बात करूं उससे पहले यूपी के सियासी तस्वीर को भी समझ लीजिए। विपक्षी गठबंधन का यूपी पर खासा जोर है क्योंकि ये माना जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है और इसीलिए यूपी में कांग्रेस, समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल जैसी पार्टियां गठबंधन करना चाहती है। 80 लोकसभा सीटों में 2019 में एनडीए ने 64, बीएसपी ने 10, समाजवादी पार्टी ने 5 और कांग्रेस ने 1 सीट पाई थी। अगर वोट फीसद की बात करूं तो 49.97% बीजेपी, 19.42% बीएसपी, 18.11% समाजवादी पार्टी। ये तो कुल सीटें हैं जो आप देख रहे हैं। मैं आपको वोट प्रतिशत का आंकड़ा बता रही हूँ, ये देखिए। और कांग्रेस 6.36%। मतलब समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से 3 गुना ज्यादा वोट मिले थे। जाहिर है यहाँ पर समाजवादी पार्टी बड़ा भाई है। अगर यूपी में कांग्रेस के लिए वो सीटें छोड़ेगी तो बदले में बाकी प्रदेशों में उससे हिस्सा चाहिए होगा। लेकिन कांग्रेस एमपी में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में इंडिया गठबंधन के साथियों के लिए कोई सीट छोड़ने को तैयार नहीं है और इसीलिए बीजेपी मजे ले रही है और सवाल पूछ रही है कि इंडिया गठबंधन कहां है। जितने विरोधी दल वाले थे इन्हें गठबंधन बना दिया, इंडी गठबंधन, और सब इकट्ठे हो गए कि मोदी को हराओ, भाजपा को हराओ,
लेकिन इनका गठबंधन बनने के पहले टूट गया। उनने कहा कि हम रैली करेंगे, मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने कहा यही मत आना, हमारे यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। अभी सपा के अखिलेश यादव कह रहे थे कि कांग्रेसियों ने धोखा दिया, रात भर बिठाया, साल भर बात की और हमें सीटें नहीं दी, हम तो अलग लड़ेंगे। मौका तो मिलेगा शिवराज को और बीजेपी को। इंडिया गठबंधन के पूरे देश में मिलकर चुनाव लड़ने की बात यहां गलत साबित हो रही है कि नहीं? विधानसभा चुनाव में हाल क्या है वो दिख रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने तो 230 सीटों में से 229 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। एक सीट भी इसलिए बाकी है क्योंकि एक अफसर कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहती है और उनका इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं हुआ है। मतलब इंडिया गठबंधन के साथियों के लिए एक भी सीट नहीं है। जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से 1998 से लगातार विधायक चुने जाते रहे हैं। वहां पर समाजवादी पार्टी के 1998 में 4, 2003 में 7, 2008 में 1, 2018 में 1 विधायक है। लेकिन बात सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है ना। जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी के आमने सामने टक्कर है उनसे। लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस की लड़ाई सीएम चंद्रशेखर राव की बीआरएस भारतीय राष्ट्रीय समिति से भी है, जो ना इंडिया में है गठबंधन में, ना एनडीए में है। अखिलेश ने वहां पर बीआरएस की मदद के लिए अपना रथ तक भेज दिया था। बीआरएस की मदद का मतलब क्या है? कांग्रेस का विरोध, उसे कमजोर करना। मतलब एक और लेवल पर मामला चल रहा है, अलग ही लेवल पर। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की खींचतान आपने देख ली। अब इंडिया गठबंधन की एक और पार्टी आम आदमी पार्टी की बात, जो जोर शोर से हर राज्य में उम्मीदवार उतार रही है। एमपी से लेकर राजस्थान, राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से लेकर तेलंगाना, मिजोरम में भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कांग्रेस के सामने खड़े हैं। इसके अलावा दिल्ली और पंजाब में जहां पर आम आदमी पार्टी की सत्ता है, वहां कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी की सरकारों का विरोध कर रही है। यहां के नेता आपसे गठबंधन का खुला विरोध कर चुके हैं। लेकिन बात जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां इसलिए करना जरूरी है क्योंकि मामला वहां तक सीमित रहे तब तो समझ में आए। जिन राज्यों में जैसे बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में कांग्रेस जूनियर पार्टनर है, वहां की पार्टियां कांग्रेस को ज्यादा स्पेस देना ही नहीं चाहती हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों ने अपने राजनीतिक हित सबको बताए हैं, क्योंकि किसी पार्टी का दिल इतना बड़ा नहीं है कि वो अपने इंटरेस्ट को छोड़ दे। इस गठबंधन में कांग्रेस को छोड़ दे अगर, तो ज्यादातर पार्टियां अपने अपने राज्यों तक सीमित हैं। इन पार्टियों की कोशिश रहेगी कि वो इस गठबंधन का फायदा उठाए, उसे प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करें और दूसरे राज्यों में अपनी पार्टी का विस्तार करें। अखिलेश चाहते हैं कि यूपी से आगे बढ़ें, और यूपी से आगे बढ़ने के लिए साथ ही में लगा हुआ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहाँ पर समाजवादी पार्टी अपने मेंबर्स को बढ़ाए, अपने लीडर्स को बढ़ाए, चुनाव लड़ाए। और नतीजा क्या होगा? कांग्रेस इन पार्टियों को अपनी कीमत पर बढ़ने आगे देगी क्या? इस खबर से आपको ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे की पीठ पर सवार होना चाहते हैं। कौन झुकेगा, कौन अपनी पीठ पर सवार होने देगा, यही इंडिया के आगे का भविष्य, इस गठबंधन के आगे का भविष्य तय करेगा। अब बढ़ते हैं आगे और भारत की बदलती तस्वीर आपको दिखाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से दुनिया के ताकतवर देशों को टक्कर दे रहा है भारत। अगर मैं ये लाइन कह रही हूं तो इसके पीछे ठोस वजह है। प्रधानमंत्री मोदी गाजियाबाद में थे आज गाजियाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया साहिबाबाद से दोहाई तक पहली रैपिड रेल को उन्होंने रवाना किया। अभी रैपिड रेल इसका नाम जो है उससे समझ लीजिए ये बड़ा तेज से चलेगी। रैपिड रेल के नाम से इसे इसलिए जानते हैं क्योंकि ये बहुत तेज रफ्तार से दौड़ती है। लेकिन अब इस ट्रेन का नाम नमो भारत ट्रेन होगा। पहले नमो भारत ट्रेन का रूट जान लीजिए। दिल्ली के सराय काले खान से ये ट्रेन शुरू होगी, इसके बाद अगला स्टॉप होगा न्यू अशोकनगर, फिर आनंद विहार, फिर साहिबाबाद, ये पहुंच जाएगी। यहीं से आज इस ट्रेन की शुरुआत भी हुई साहिबाबाद से। इसके बाद गाजियाबाद, दोहाई और मोदी नगर मुख्य इसके स्टॉप रहने वाले हैं। मेरठ में इस ट्रेन के 12 स्टॉप रहेंगे। मोदी नगर नॉर्थ के बाद मेरठ साउथ होगा और आखिरी स्टेशन होगा मोदीपुरम। ये ट्रेन नए भारत को नई रफ्तार देने वाली ट्रेन है। खुद पीएम मोदी कह रहे हैं
कि नए भारत का सपना साकार होने सरीखा है इस ट्रेन का चलना। नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। अब थोड़ा सा इस ट्रेन के बारे में आपको बता देती हूं मैं। दिल्ली से मेरठ के बीच नमो भारत ट्रेन 82 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस सफर में 22 स्टेशन होंगे। ट्रेन 50 मिनट में अपना पूरा सफर जो है, अपनी यात्रा जो है वो पूरी करेगी। 6 कोचेस वाली हर ट्रेन में महिलाओं के लिए एक कोच रिजर्व रहेगा, एक कोच प्रीमियम क्लास, जबकि 4 जनरल कैटेगरी के होंगे। एक बार में ट्रेन में 1700 लोग एक साथ सफर कर पाएंगे और इस रूट पर 68 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड रहेगा, यानी जमीन से ऊपर रहेगा, और 14 किलोमीटर हिस्सा अंडरग्राउंड रहेगा। अभी दुहाई डिपो से साहिबाबाद का नॉर्मल किराया 50 रुपए है, प्रीमियम क्लास किराया इसका 100 रुपए है। ट्रेन सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक चलने वाली है। आज जो पहली ट्रेन चली है उसे चलाने से लेकर कंट्रोल तक की जिम्मेदारी महिलाओं ने उठाई। पीएम मोदी ने इसे देश की नारी शक्ति के बढ़ते कदमों का प्रतीक बताया है। इस नई ट्रेन में ड्राइवर से लेकर तमाम कर्मचारी महिलाएं हैं, हमारे देश की बेटियां हैं। ये भारत की नारी शक्ति के बढ़ते कदम का प्रतीक है। पीएम मोदी ने आज जिस नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया उसकी पूरी जर्नी यानी दिल्ली से मेरठ की जर्नी शुरू हो सकेगी 2025 में, लेकिन एक सेक्शन की शुरुआत करके ये बता दिया गया कि भारत जल्दी ही उस दिन को देखेगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में दुनिया से हम कदम ताल कर रहे होंगे। नमो भारत ट्रेन सिर्फ दिल्ली और मेरठ को ही नहीं जोड़ेगी, बल्कि ऐसी ही ट्रेन के जरिए दिल्ली को हरियाणा और राजस्थान जैसे शहरों से भी जोड़ा जाएगा जो अगल बगल के हैं। दिल्ली से अलवर तक 164 किलोमीटर लंबा रैपिड रेल प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। दिल्ली से पानीपत के बीच 103 किलोमीटर लंबा रैपिड रेल प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। दिल्ली से रोहतक के बीच 80 किलोमीटर रैपिड रेल प्रोजेक्ट भी पाइपलाइन में है। और आज पहली नमो भारत ट्रेन के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने राजनीतिक हमला भी बोल दिया। उन्होंने दिल्ली अलवर रैपिड रेल का जिक्र किया। राजस्थान के पीएम अशोक गहलोत पर तंज भी कसा। आप सुनिए। सीएम माफ कीजिएगा। पहले फेज में दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के अनेक क्षेत्र नमो भारत ट्रेन से कनेक्ट होने वाले हैं। अब मैंने राजस्थान बोल दिया तो अशोक गहलोत जी की नींद खराब हो जाएगी। पीएम मोदी ने आज 2 बड़ी बातें क्लियर कर दी हैं और ये साफ कर दिया है कि 5 राज्यों के चुनाव और लोकसभा चुनाव में बीजेपी का एजेंडा और मुद्दा क्या रहेगा। उन्होंने नारी शक्ति की बात कर ये बता दिया कि महिलाओं के लिए जो काम किए गए हैं सरकार को, और महिलाओं ने जो काम किए हैं सरकार को, उस पर पूरा भरोसा है। नमो भारत ट्रेन के उद्घाटन में अशोक गहलोत का जिक्र किया, ये बता दिया कि विकास के दम पर वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन राजनीति से इतर बात बदलते भारत की हो रही है। भारत में ट्रेन की बदलती तकनीक नए आयाम लिख रही है। भारत के 20 शहरों में 195 किलोमीटर ट्रैक पर मेट्रो ट्रेन, इस 895 किलोमीटर ट्रैक पर मेट्रो ट्रेन दौड़ रही है। रोजाना भारत के 1 करोड़ से ज्यादा लोग मेट्रो में सफर करते हैं। आज ही बेंगलुरु मेट्रो के 2 नए रूट्स का उद्घाटन हुआ है। मेट्रो से सफर के मामले में भारत टोक्यो को पीछे छोड़ चुका है। दिल्ली हो या देश का दूसरा शहर, हर तरफ मेट्रो का विस्तार अभी चल रहा है और मेट्रो का सफर शहरों में पहली पसंद बन चुका है। That India will have the world's second largest operational urban transport metro system, bigger even than the United States. And as the economy grows, you'll find that the urban space, the
investment in the urban space, the facilities, amenities for our citizens, all that will grow and increase with the growth in the size of the GDP. साहिबाबाद से शुरू हुई नमो भारत ट्रेन भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन होगी। ये रफ्तार वंदे भारत ट्रेन से भी ज्यादा है। वंदे भारत ट्रेन ने भारत में ट्रेन का सफर बदलने की शुरुआत की है, तस्वीर बदलने की शुरुआत की है और इस परंपरा को नमो भारत ट्रेन आगे बढ़ा रही है। अभी देश में 34 वंदे भारत ट्रेन रूट ऑपरेशनल है, जिसमें राजधानी दिल्ली से 6 और मुंबई से 4 वंदे भारत ऑपरेशनल है। इसके अलावा 42 वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द ही देश में शुरू भी हो जाएंगे। देश में सबसे तेज वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से भोपाल के बीच चलती है और इसकी गति है करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि बाकी रूट्स पर भी वंदे भारत एक्सप्रेस 90 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। भारत सिर्फ ट्रेन के मामले में ही नए आयाम नहीं लिख रहा है, बल्कि एक्सप्रेसवे के जरिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। गाड़ियों और ट्रकों को भी रफ्तार दी जा रही है ताकि घंटों का सफर मिनटों में तय किया जा सके। जुलाई 2023 तक देश में 47 एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हैं, जिनकी कुल लंबाई 5145 किलोमीटर है, जबकि 8772 किलोमीटर लंबाई के एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है। 2014 तक देश में 1004 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हुआ करते थे, जो पिछले 9 साल में 5 गुना बढ़ चुके हैं। अब वो सवाल कि मोदी सरकार क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना फोकस कर रहे हैं, तो इसका जवाब छुपा है अर्थव्यवस्था में। रिसर्च और आंकड़े ये बताते हैं कि देश में गाड़ियों की रफ्तार जितनी तेज होगी, देश की तरक्की भी उतनी ही तेज होगी। 2022 में आई IMF की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आप इसे समझिए, IMF की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में गाड़ियों की रफ्तार सबसे तेज है, जो कि 107 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और अमेरिका दुनिया का सबसे धनवान देश है, जहां की इकोनॉमी करीब $27 ट्रिलियन है। चीन में गाड़ियों की औसत रफ्तार है करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा और चीन की अर्थव्यवस्था $18 ट्रिलियन के करीब है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गाड़ियों की रफ्तार औसतन 58 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस मामले में भारत दुनिया में 127वीं जगह पर पायदान पर था। भारत के लिए तेज रफ्तार माल ढुलाई बेहद जरूरी है। इसकी जरूरत इसलिए भी है क्योंकि भारत माल ढुलाई के लिए सबसे ज्यादा सड़कों पर ही निर्भर है। दूसरे नंबर पर माल ढुलाई ट्रेन के जरिए होती है। भारत में 64% सामान सड़कों से गुजरता है, जो धीमी रफ्तार के जरिए गंतव्य तक पहुंचने में कई दिन लगा देता है। दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी का उदाहरण देकर आज अपनी बात को समझाने की कोशिश करती हूं। इससे भी अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है, समझिएगा। दिल्ली से मुंबई की दूरी है 1450 किलोमीटर। इस दूरी को तय करने में एक कार को औसतन 20 से 22 घंटे लगते हैं, लेकिन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पूरी तरह से चालू होने के बाद यह दूरी हो जाएगी 12 घंटे में तय। अब इसके माने क्या है, बेहद आसान शब्दों में समझिए। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर कैसे असर पड़ेगा, कैसे देश की इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी। देखिए, दिल्ली मुंबई हाईवे पर एक कार हर घंटे औसतन 72 किलोमीटर चलती है। ट्रैफिक की वजह से 1 लीटर पेट्रोल में कार 15 किलोमीटर का माइलेज देती है। यानी जो कार 20 घंटे में 96 लीटर पेट्रोल खर्च करके दिल्ली से मुंबई पहुंचती है, यही कार एक्सप्रेसवे पर 1 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और बगैर ट्रैफिक के कार 1 लीटर पेट्रोल में 18 किलोमीटर चलेगी। यानी कार अब 80 लीटर पेट्रोल में मुंबई पहुंच जाएगी। और इसका सीधा अर्थ क्या है कि तेल की खपत कम होगी। सीधा असर भारत की ऑयल इंपोर्ट पर पड़ेगा। भारत को कम तेल आयात करना होगा। जो पैसा बचेगा वो विकास के दूसरे कामों में खर्च किया जा सकेगा। और यही कारण है कि मोदी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है। और इस इन्वेस्टमेंट से एक्सप्रेसवे के किनारे नई इंडस्ट्रीज लग रही है, जिससे न सिर्फ रोजगार बढ़ रहा है बल्कि भारत की इकोनॉमी भी बढ़ रही है। और अब बात करेंगे नवाज की एंट्री की। तो पाकिस्तान में जश्न का माहौल है। पाकिस्तान की गरीबी दूर होने का जश्न ये नहीं है, किसी त्योहार का जश्न नहीं है, ईद नहीं है। पाकिस्तान में कल 21 अक्टूबर को ईद से भी बड़ा जश्न मनाने की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान में महंगाई जैसे खत्म हो गई है, आर्थिक तरक्की हो गई है, दुनिया का नंबर 1 मुल्क जैसे बन गया है।
नवाज शरीफ आ रहे हैं और सब इसीलिए सपने देख रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में पाकिस्तान से भागे नवाज शरीफ की घर वापसी हो रही है। तैयारियां तो ऐसे हो रही है जैसे नवाज शरीफ पाकिस्तान के लिए कोई नोबेल जीत कर आ रहे हों या उन्होंने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। तस्वीर देखिए आप, नवाज शरीफ के स्वागत के लिए लोगों का हुजूम है, तैयारियां हो रही हैं, नारे लग रहे हैं, लाइटें लग रही हैं, गाने बजाने के कार्यक्रम हो रहे हैं। सड़कों पर, रेलवे स्टेशन पर पोस्टर्स ही पोस्टर्स हैं, नवाज ही नवाज दिखाई दे रहे हैं। स्कूल में पढ़ते बच्चे वाटर बॉटल्स पर वेलकम नवाज शरीफ की कवर लगा रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, सिर्फ जमीन और सड़क पर ही नहीं, सोशल मीडिया पर, टीवी पर सिर्फ नवाज शरीफ घर वापसी के विज्ञापन दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त आज़ादी से भी बड़ा जश्न हो रहा है। नवाज के स्वागत के लिए 2 लाख लोग एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाने के लिए 2 विमान तैयार किए गए हैं। कुछ देर बाद नवाज शरीफ 150 लोगों के साथ चार्टर्ड प्लेन से पाकिस्तान पहुंचेंगे और इसके लिए कल ही नवाज शरीफ लंदन से दुबई पहुंच गए थे। नवाज की पीएमएल नून पार्टी उनके ऐतिहासिक स्वागत के साथ शक्ति प्रदर्शन भी करना चाहती है। 5 साल बाद घर लौट रहे हैं भगौड़े साहब, इसीलिए पाकिस्तान में बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के पास ईमानदार नेताओं का अकाल पड़ चुका है, इसीलिए एक पूर्व पीएम जेल में है, दूसरा पूर्व जेल जाने वाला है और इसीलिए नवाज शरीफ की एंट्री हो रही है पाकिस्तान छोड़कर, जिन्हें भागना पड़ा था। पहले आपको यह बता देती हूं कि वो भागे क्यों थे। नवाज पनामा पेपर लीक में आरोपी हैं, जिसका खुलासा 11.5 मिलियन का बताया जा रहा है और डॉक्यूमेंट्स बाकायदा लीक हुए थे इसे लेकर। ये फाइल जो है वो एक फर्म से जुड़ी हुई फाइल थी जिसने कई देशों के लोगों को टैक्स बचाने में गैर कानूनी रूप से मदद की थी। पनामा पेपर लीक केस में नवाज समेत 140 बड़े नामों का खुलासा हुआ था। पनामा पेपर लीक में टैक्स चोर नेताओं की पोल खोलकर रख दी गई थी। इससे सारी दुनिया में हड़कंप भी मचा और असर पाकिस्तान में हुआ। मामला पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के पनामा पेपर लीक मामले में नवाज शरीफ की फैमिली की जो संपत्ति है उसकी जांच के बाद उन्हें सार्वजनिक पद संभालने के लिए आजीवन अयोग्य घोषित कर दिया और फिर नवाज शरीफ को 2017 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी जो है वो छोड़नी पड़ी। 80 लाख पाउंड यानी 73 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगा। अब इसका फायदा विपक्ष में बैठे इमरान खान को हुआ, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी भी उस वक्त नवाज शरीफ के खिलाफ थी। इमरान को जनता और आर्मी दोनों का सपोर्ट मिल गया था। भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट ने 2018 में नवाज शरीफ को सजा दी और सजा सुनते ही नवाज शरीफ की तबीयत बिगड़ गई। फिर 2019 में लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज की सजा पर रोक लगाई, उनको विदेश जाकर इलाज करने की इजाजत दी। 19 नवंबर 2019 को नवाज शरीफ लंदन चले गए और सजा से बचने के लिए पाकिस्तान वो कभी लौटे ही नहीं। अब वक्त बदल गया है, आर्मी और इमरान दुश्मन है। नवाज के भाई शाहबाज की पार्टी सत्ता में है। फायदा उठाते हुए शाहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज को 5 साल का राजनयिक पासपोर्ट दे दिया है। पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री राजनयिक पासपोर्ट जो है वो रखने के हकदार होते हैं। इमरान के पीएम होते नवाज को इसका फायदा नहीं मिल सकता था और इसीलिए भाई कर रहा है भाई की मदद और इसीलिए लौट आए हैं नवाज। अब क्या होता है इसके बाद उस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल मुझे इजाजत, देखते रहिए भारत 24। इस हेडलाइन के प्रस्तुत करता है पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। सह प्रायोजक हैं माइक्रोटेक।